हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलवल से, जहां पर एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें, ये पुल पलवल पर बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य करीब 1.25 साल से बंद पड़ा था। ये पुल 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। बदहाल सड़क और अतिक्रमण के चलते इलाके में पूरा दिन वाहनों का जाम लगा रहता है, जिसके चलते लोग जाम में फंसे रहते हैं। पुल का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू होने से शहरवासियों को जाम और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। क्या फायदा होगा? डीजल को गाड़ी चल जाया करेंगे, हमारे नीचे चल जाया करेंगे। तो पुल निर्माण जब तक नहीं हो रहा था, नहीं हुआ है, तो किस तरह की समस्या सामने आती थी? जाम फाम लगता रहे जी, समस्या यही है। बनने से फायदा और क्या फायदा होगा? जाम लगेंगे और बचे तो तेल फूल की भी वजह से जाम लगेगा, लोगों को जाम मरवा मावे चल। तो पुल निर्माण के बाद किस तरह का आप लोगों को फायदा मिलेगा? पलवल की जनता जाम खुल जाएगा सकरो जी, ट्रैफिक बच जाएगा जी, लोकल आदमी परेशान न होंगे सर जी। वहीं टोहाना बस स्टैंड पर प्राइवेट बस संचालकों और पंजाब रोडवेज कर्मचारियों के बीच में लड़ाई हो गई और ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। ये विवाद आखिर क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का कारण था, देखिए इस रिपोर्ट में। रोडवेज और निजी बस कर्मियों के बीच के विवाद से तो आप सभी परिचित होंगे। खासकर समय सारणी को लेकर तो ये विवाद आए दिन होता रहता है, लेकिन टोहाना में तो समय को लेकर हाथापाई तक हो गई। टोहाना के सामान्य बस स्टैंड पर समय सारणी को लेकर हुआ ये विवाद पहली बार नहीं है। दरअसल टोहाना के सामान्य बस स्टैंड पर निजी बस कर्मियों और पंजाब रोडवेज कर्मी के हाथापाई का मामला एक बार फिर सामने आया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हाथापाई का ये वीडियो पंजाब रोडवेज के कर्मी ने अपने ही मोबाइल से बनाया है, जिसे पंजाब के बड़े अधिकारियों को भेजा गया। हंगामा बढ़ता देख हरियाणा रोडवेज के कर्मियों ने बीच बचाव किया। पंजाब रोडवेज कर्मी हरप्रीत सिंह ने बताया कि वे लोग चंडीगढ़ से बस लेकर आए थे और उन्हें हिसार जाना था। टाइम टेबल बना हुआ था, टाइम टेबल के हिसाब से उन्हें निकलना था, लेकिन निजी बस चालक वहां पहुंच गए और उन्होंने उनकी बस को घेर लिया। उसके साथ हाथापाई की। इस हाथापाई में उनका कैश बैग, बक्सा और मशीन भी गायब हो गए, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान भी हो गया। कैश बैग में 10,000 नगद रुपए थे, 50,000 का बक्सा और मशीन की कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंजाब रोडवेज कर्मी को इससे कितना नुकसान हुआ होगा। झगड़ा जी ऐसे है, हम चंडीगढ़ से आए जी, चल के हिसार जाना था। हमारा यहाँ पे जो नवा टाइम टेबल बना है, आज 10:15 गाड़ी ने निकलना था। 2 प्राइवेट वाले आए हैं हमारे, कल जो जिनके साथ कल लड़ाई हुई थी, वही आके हमारी गाड़ी को घेर रहे थे और हमारे साथ हाथोपाई की। मेरे ये कपड़े भी पाड़ दिए और मेरा कैश बैग नहीं पता चल रहा, ना मशीन पता चल रही है, ना बक्सा पता चल रहा है। 2 बंदे थे, उनका सबूत हमारे पास है, वीडियो मेरे पास है। तो कैश बैग में कितना कैश रहा होगा? कैश बैग में जी मेरा 10,000 रुपया है जी, 50,000 का बक्सा है जी, 20,000 की मशीन है। तो पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस आई थी जी, मैंने 100 नंबर पे फोन किया था। अभी पुलिस आके गई है जी, मौका दे के गई है। वो बोल रहे थे भी FRI कटानी पड़ेगी। पीड़ित रोडवेज कर्मी ने बताया कि उन्होंने अपने अधिकारियों और पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं रोडवेज कर्मी ने यह भी बताया कि बीते दिन भी इन्हीं निजी बस चालकों ने उनके समय सारणी को लेकर हाथापाई की, लेकिन आज तो उन पर हमला भी कर दिया। तो वहीं जब इस मामले में टोहाना बस स्टैंड पर रोडवेज यूनियन तालमेल कमेटी के पदाधिकारी कुलदीप से बात की गई, तो उन्होंने भी बताया कि बस स्टैंड के समय सारणी पर यह विवाद चल रहा है। बीते दिन भी इसी विवाद को लेकर हाथापाई हुई थी और रविवार को भी इसी मामले को लेकर विवाद हुआ, लेकिन अब इस मामले में उच्च अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है।
ये नवल जी स्त्री हैं, ये कल भी झगड़ा होया था इनका टाइम टेबल को लेके। आगे पीछे जो हिसाब से डीटीओ ने टाइम बनाए ना वो आगे पीछे के रखे हैं। प्राइवेट वाला पंजाब रोडवेज का कल भी झगड़ा होया था, आज भी झगड़ा होया। कल भी उस अधिकारियों को अवगत करवा दिया था और आज भी करवा दिया। तो अधिकारियों का क्या कहना है इसके बारे में? अधिकारियों का तो जो मैसेज दे दिया भी वो तो वही अधिकारी सोमवार तक जो कुछ भी आएगा आदेश वो अधिकारी ही करेगा। देखा जाए तो समय सारणी विवाद को लेकर उच्च अधिकारियों की सुस्ती विवाद को ठंडा करने की जगह गरमाने का काम कर देती है। शनिवार को ये विवाद गेट जाम में तब्दील हो गया था, लेकिन रविवार को ये विवाद हाथापाई में बदल गया। हालांकि अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। हरियाणा न्यूज के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नवल सिंह फोन पर जुड़ गए हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। नवल, अगर बात करें इस घटना की तो आखिर इस पूरे विवाद की जड़ क्या है? बात शुरू कहां से हुई, क्यों ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया? जी, ये जो विवाद है ये पूरा विवाद समय सारणी को लेकर है। पिछले समय से जो समय सारणी चल रही थी, समय सारणी में पिछले दिनों बदलाव हुआ और उस बदलाव को करते हुए बड़ी चूक ये की गई कि टाइम टेबल को अच्छे ढंग से निर्धारित नहीं किया गया, जिसके चलते जो पड़ोसी राज्य पंजाब से जो बसें आती हैं उनका टाइम टेबल बिगड़ गया। क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य के टाइम टेबल को जब छीना जाता है तो उसकी पूरी व्यवस्था बदल जाती है। इसको लेकर जो है यहाँ के स्थानीय रोडवेज कर्मी उनमें भी विवाद है, जो निजी बस कर्मी है उनमें भी विवाद है और पंजाब रोडवेज कर्मी तो इससे परेशान नहीं है। और इसमें बड़ी ही पेचीदा बात यह है कि उच्च अधिकारियों को स्थानीय कर्मियों के द्वारा बार बार सूचित किया गया है, मगर उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे कि इसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और उधर से जो टोहाना के हरियाणा रोडवेज के रोडवेज कर्मी हैं उन्होंने एक सीधा आरोप ये भी लगाया है कि अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनके द्वारा, जो कर्मचारी बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सीधे निजी बसों को फायदा देने के लिए टाइम टेबल में तब्दीली की गई है। और उन्होंने बार इस बारे में बातचीत की है, मगर उच्च अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। इसलिए अगर स्थानीय रोडवेज कर्मियों की बात की जाए, जो सरकारी रोडवेज कर्मी है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी विभाग से खफा है और उनके द्वारा एक पत्र भी उच्च अधिकारियों को लिखा गया है कि जो उन्होंने निजी बसों को फायदा देने के लिए टाइम टेबल में तब्दीली की है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए हरियाणा रोडवेज कर्मी और पंजाब रोडवेज कर्मी दोनों ही प्रशासन की नीतियों को लेकर परेशान है और वहीं पर जो निजी बस कर्मी है वो भी कहीं ना कहीं अपने धंधे को डूबता हुआ देख रहे हैं, जिसके चलते टाइम टेबल में तब्दीली की गई थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए यहाँ इन पर समस्याओं की पूरी एक ही है, वो है प्रशासन। अगर प्रशासन इस मामले में सही समय पर डिसीजन ले, वह संजीदगी से डिसीजन ले, मामले को सुलझाने के लिए डिसीजन ले तो सुलझा जा सकता है। अगर ये नहीं सुलझाया जाएगा तो इस तरह के झगड़े नित प्रतिदिन देखने को मिल सकते हैं, ऐसा रोडवेज कर्मियों का मानना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल जानकारी के लिए। तो ये विवाद टाइमिंग को लेकर हुआ और लगातार विवाद बढ़ता गया, लेकिन यहाँ पर पंजाब रोडवेज के कर्मी के कई गंभीर आरोप हैं और इस मामले पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और अब बात करेंगे फतेहाबाद की, जहां पर सीआईए की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, फतेहाबाद में सीआईए स्टाफ की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर सदर थाना प्रभारी रूपेश चौधरी ने बताया कि सीआईए स्टाफ की टीम ने एक महिला से 110 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। महिला को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया गया है। सीआईए के एएसआई भूपेंद्र अपनी टीम के साथ मिराना गांव के पास मौजूद थे, जो गश्त पड़ताल में जा रहे थे। उन्होंने वहां बस अड्डा के नजदीक मिराना के इस महिला को काबू किया है। 110 ग्राम हेरोइन बरामद की है इससे। आगे कार्रवाई हमारी एएसआई लेडी द्वारा जारी है और अभी इसको पेश अदालत किया जाएगा। नियमानुसार इसकी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ जारी है।
और इस खबर पर हमारे साथ अशोक ग्रोवर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, का 110 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए, और अब क्या इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि क्या ये रैकेट किसी से इसके तार जुड़े हुए हैं? क्या ये जो महिला है इसके जरिए और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं? देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो ये गांव है पंजाब सीमा के पास लगता है और मीराना ये गांव है, और सीआई स्टाफ की टीम गश्त कर रही थी। उसके बाद ये मीराना गांव के बस अड्डे से इस महिला को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 110 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है। महिला से काफी पूछताछ की गई है और उसके बाद महिला को कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद जुडिशली भेज दिया गया महिला को। जी नंदिनी। जी अशोक, का ये जो हेरोइन मिली है इसकी कितनी कीमत बताई जा रही है? देखिए बाजारों में तो इसकी काफी बड़ी कीमत बताई जा रही है। दूसरी बात नंदिनी, मैं आपको एक और बता दूं कि पहले स्मगलिंग के धंधे में जिस तरह पुरुष शामिल थे, अब महिलाएं भी उससे पीछे नहीं है। एक के बाद एक कई मामले रतिया में आ रहे हैं जिसमें महिला तस्कर पकड़ी जा रही है और उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। नंदिनी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अशोक ग्रोवर। तो रतिया से हमारे सहयोगी ने जैसा कि बताया कि 110 ग्राम हेरोइन की कीमत। घंटे में क्या रहे हरियाणा के हालात, आइए आपको बताते हैं। 2380 नए मरीजों की पुष्टि हुई है हरियाणा में, जिसमें से गुरुग्राम में डराने वाला आंकड़ा सामने आया। 964 मामले पिछले 24 घंटे में सिर्फ गुरुग्राम में सामने आए हैं। फरीदाबाद में 390 नए केसेस की पुष्टि हुई है। हिसार में 172 और रोहतक में 103 नए मामले। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1912 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,82,804 केसेस की पुष्टि हो चुकी है। एक दिन में 1630 मरीजों ने कोरोना को मात दी और कुछ 1,64,000 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। इस वक्त प्रदेश में एक्टिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा हालात नाजुक हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं झज्जर से, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, फिलहाल वहां क्या स्थिति पिछले 24 घंटे में? पिछले 24 घंटे की बात करें तो नंदिनी 63 लोग यहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 37 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। अगर हालिया एक्टिव मामलों की बात करें तो 490 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से अस्पताल में 145 लोगों को और 345 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। जो चिंता का विषय है सबसे ज्यादा है रिकवरी रेट, जो कि लगातार और निरंतर घटता जा रहा है। 86.8% ये रिकवरी रेट रह गया है। 39 लोग अभी कोरोना की वजह से यहां पर जान भी दे चुके हैं। साथ ही 4029 जो कोरोना के कुल मामले हैं और 3500 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। 1,40,682 लोगों का सैंपल लिया जा चुका है और लगातार जो प्रशासन है या स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरह विफल होते नजर आ रहे हैं। लोग त्योहारों के समय में अब बिना मास्क, बिना हैंड सैनिटाइजर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बाजारों में कूद पड़े हैं और बाजारों में कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो पूरी तरह से कहीं वो नजर नहीं आ रहा है। दुकानदार भी हैं, वो कुछ दुकानदारों को छोड़ दे तो तकरीबन दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना ही भूल गए हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल रमाकांत, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और पूरे प्रदेश में हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं 2000 से ज्यादा, वो भी डराने वाले हैं। और गुरुग्राम में भी एक दिन में 900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो अब अगर गुरुग्राम, फरीदाबाद की स्थिति आप देखें तो कितना असर झज्जर समेत तमाम क्षेत्रों में पड़ने वाला है, आगे के दिनों में किस तरह की तस्वीर बन सकती है? एक जो बात कही जा रही थी कि पहले कोरोना जो है पीक पर आया, उसके बाद थोड़ी स्थिति अंडर कंट्रोल हुई, लेकिन क्या एक बार फिर से स्थिति पहले जैसी बनती नजर आ रही है रमाकांत? बिल्कुल, मेरे हिसाब से पहले से भी ज्यादा कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति होने वाली है और गुरुग्राम में कहीं ना कहीं जो सीधा असर है वो झज्जर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से तकरीबन 2 से 2.5 हजार लोग जो गुरुग्राम की तरफ काम की रोजी रोटी के मर्रा के जो है ना वहां पे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कैरियर बनेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और जो प्रशासन है वो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से यहाँ पर कोरोना फैला है, लेकिन अब बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिए हैं, लोगों का आवागमन भी है। और हरियाणा न्यूज
जो लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन ये अपील का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। मुझे तो एक डर भी है कि कहीं ना त्योहार के जो रंग में कोरोना कहीं भंग न डाल दे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी के लिए। तो ये थी झज्जर की बात और अब रुक करेंगे लाजपत का। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से, सीधा उनसे बात करते हैं। सोनीपत में क्या हालात लाजपत पिछले 24 घंटे में? जी बिल्कुल नंदनी, बात करें तो लगातार जो कोरोना की दहशत लोगों के मन से खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नजदीक जिला सोनीपत में लोगों की एक जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कल लोगों से अपील है कि आप कोरोना से अगर बचना है तो पोल्यूशन से भी बचना है, तो मास्क का जरूर यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। क्योंकि जो अब आगे जो त्योहार है, दिवाली त्योहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, और उसमें अगर आपको भंग नहीं डालना तो आप अपना ध्यान रखें, अपने सुरक्षित रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। यहाँ पर लगातार जो है कोरोना की लोगों के अंदर जो है लगातार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में लगातार जो अपील है लोगों से कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि जिला सोनीपत एनसीआर दिल्ली के नजदीक होने की वजह से लगातार आफत देखने को मिल रही है। तो नंदनी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 3 स्टेटें जुड़ती है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली। तीनों स्टेटों का यहाँ पर जो है लगातार जो कोरोना के पीक जो काफी बड़ा है, और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की वजह से काफी लेबर है और लेबर का जो दहशत खत्म हो चुकी है। पूरी भीड़ भड़ाका रहता है यहाँ पर। जो अवैध मंडी लगती है वहां पर शाम को काफी भीड़ होती है। प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही है नंदनी। ऐसे में अगर लोगों की मौत होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलेगी। प्रशासन की लापरवाही इसलिए नंदनी की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और उनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा होने की वजह से लेबर है वो काफी भीड़ भड़ाके में रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग कोरोना की चपेट में लगातार देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है नंदनी। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अपना काम करती हुई नजर आ रही है नंदनी। यहाँ पर जो है काफी औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से जो दुकानदार है उनकी भी लापरवाही है, क्योंकि दुकानदार जो है मास्क का यूज नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी के लिए। तो ये थी सोनीपत की स्थिति। और त्योहारों के इस मौसम में जो बात लगातार हम कह रहे हैं, इसे चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए कि त्योहारों के मौसम में ही सब